नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेशियों के बारे में यानी कि मसल्स के बारे में। मसल्स कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे हमें चलने-फिरने, उठने-बैठने, भागने दौड़ने में सहायता करते हैं, ये जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में एक टॉपिक था कंकाल तंत्र, जिसमें हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी तरह की हड्डियां हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये कहाँ पाई जाती है, हड्डियां कितने प्रकार की होती हैं, दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ती हैं, ठीक? और जहाँ पे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, मूव करती है, वहां पे किस तरह का ज्वाइंट रहता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने उस वीडियो में बात किया था। तो अगर आपको वीडियो देखना हो तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे पेशियां एवं पेशीय गतियों के बारे में। पेशी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? देखिए, हमारे शरीर में जो कंकाल तंत्र है वो हमारे शरीर का ढांचा बनाता है, ठीक है। लेकिन जो कंकाल है, जो हमारी हड्डियां हैं, वो अपने से मूव नहीं कर सकती हैं, ठीक है। उसमें लचक नहीं होती है, अपने से मूव नहीं कर सकती हैं। तो उन्हें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है मूव करने के लिए, चलने के लिए, मोशन करने के लिए। तो ये सारा काम पेशियां करती हैं। अब पेशियां बनती क्या है? पेशियां देखिए ऊतकों से बनती हैं। ऊतक किससे बनते हैं यानी टिश्यू किससे बनते हैं? कोशिकाओं से बनते हैं। तो जैसे हमारे शरीर में अलग अलग तरह की कोशिकाएं हैं और अलग अलग तरह के ऊतक है, ठीक है। उसी तरह पेशियां भी क्या है, अलग अलग तरह का है और उनका काम करने का तरीका भी एक दूसरे से अलग है। जैसे कि जो हमारी दिल यानी कि हमारे हृदय की पेशियां हैं, वो बिना रुके हमेशा काम करती रहती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे हाथ पैर की पेशियां, जब हमारे हाथ पैर में होने लगता है, जब हम बहुत ज्यादा खेल चुके होते हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा पैदल चल चुके हों, तो हम लोग क्या करते हैं, आते हैं, कहते हैं कि अब थोड़ा देर आराम कर लें, उसके बाद काम करेंगे। आराम करते हैं, सोते हैं, तो उस समय क्या होता है, ये हाथ और पैर की जो पेशियां होती हैं, ये आराम करती हैं। लेकिन क्या हमारा जो हृदय है, वो आराम करता है? आपने कभी सोचा है कि जैसे कि बाकी सब चीजें हमारे शरीर में थक जाते हैं, हम लोग उसको आराम देते हैं, क्या हमारा हृदय भी कभी आराम करता है? नहीं, हमारा हृदय हमेशा काम करता रहता है। तो उसकी पेशियां अलग हैं और हाथ पैर में जो पेशियां हैं वो अलग हैं, ठीक है। कुछ ऐसी पेशियां हैं जिनके हमारे दिमाग का तंत्र का नियंत्रण रहता है। हम उससे अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। जैसे कि अगर हम चाहें कि सामने चाय रखा है, उसको उठा के पीना है, तो हम अपना इच्छा जाहिर करेंगे, ठीक है। और क्या होगा, हमारा हाथ खुद से जाएगा, उस चाय को उठाएगा और हम लोग पीना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये है क्या है, ये एक तरह की एक्टिव पेशियां होती हैं, उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, पेशी तंत्र क्या होता है, ठीक है। पेशी तंत्र क्या होता है, आप बच्चों को जो कैसे समझाएंगे उसके बारे में बात करेंगे, पेशी तंत्र के बारे में, ठीक है। यहाँ से मैं एक मार्कर ले लेता हूँ ताकि जहां जहां मार्क करते चले उसको पढ़ते चले। पेशी तंत्र इसको कहते हैं मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब हमारे शरीर में जो कुल भाग होता है, 40% भाग क्या बनाती है? पेशियां बनाती हैं। हमारे शरीर का कुल 40% भाग पेशियां बनाती हैं। अब ये अधिक अधिक यहाँ लिखा है, अधिकांश जंतुओं में इनका संबंध संचालन या गति से होता है, जैसे कि मैंने पहले आपसे बात की है, ठीक है। अधिकांश जंतुओं में इसका संबंध किससे होता है? ये संचालन यानी कि मूवमेंट या मोशन से होता है। अब पेशियां क्या होती है? पेशियां लंबी कोशिकाओं की बनी होती हैं, ठीक है, जिसे पेशी तंतु कहते हैं, यानी कि मसल फाइबर। यहाँ पे में भी है। आज मैंने इस तरह से बनाने का वीडियो इसलिए फैसला लिया कि कई बच्चे कह रहे थे कि सर आप वीडियो तो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं लेकिन उसका नोट्स नहीं मिल पा रहा है और हमारे नेट भी नहीं चलता है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है। एक बार वीडियो देखने में भी टाइम जाता है, फिर उसको नोट्स बनाने में भी जा रहा है। तो उसके लिए मैंने आज ये लिया है कि इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, नोट्स भी पे काम कर लेंगे, आपको नोट मिल जाएगा, ठीक है। तो और अब आगे देखते हैं कि इसमें पेशी तंतुओं में जो संकुचन, ठीक है, एवं उत्तेजनशीलता के गुण होते हैं। पेशी तंतु यानी जो मसल फाइबर होते हैं, ये जो मसल फाइबर होते हैं, इसमें क्या होता है, संकुचन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, फैल सकता है, और एक्साइटमेंट होता है, इसमें एक्साइटेबिलिटी होती है कि जल्दी सेट हो जाता है,
एक्साइटमेंट को आप कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट रिजल्ट आने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया होगा, या फिर आप कभी भी जो एग्जाम दिए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट आने वाला होता है। तो जिस दिन रिजल्ट घोषित होने वाला होता है, उस दिन अजीब हम लोग के पेट में होता है, थोड़ी गुदगुदी टाइप की होती रहती है कि आज रिजल्ट आने वाला है, कुछ उस दिन खाने का मन नहीं करता, रात भर नींद नहीं आती है। तो क्या होता है, एक्साइटमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें होता है पेशीय प्रकार। अभी कितने तरह के मसल्स हमारे बॉडी में होते हैं उसके में बात करेंगे, ठीक है। मुख्य रूप से 3 पेशियाँ हमारे शरीर में होती हैं, ठीक है? 3 पेशियाँ होती हैं हमारे शरीर में मुख्य रूप से, जो पूरे शरीर में काम करती हैं। इन्हीं 3 पेशियों के ऊपर हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। तो देखिए पहला है उसमें कंकपेशियाँ, जिसे कहते हैं स्केलेटल मसल, या इसे रेखित पेशियाँ, या स्ट्राइड पेशियाँ, या पट्टित पेशियाँ यानी पेशियाँ, या फिर ऐच्छिक पेशियाँ यानी कि वॉलंटरी पेशियाँ भी कहते हैं। तो कंकाल पेशी की जगह इसको रेखित पेशी भी पूछ सकता है एग्जाम में, स्ट्राइप्ड पेशियां भी पूछता है, या पट्टी वाली पेशियां पूछ सकता है कि पट्टी की तरह होती हैं, या फिर ऐच्छिक यानी जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करे, ठीक है, वो पेशियां क्या होती हैं। ये सारी पेशियां इसमें सम्मिलित हैं। ये सभी पेशियों के नाम एक ही तरह के हैं, बस अलग अलग नाम से पूछ सकता है, तो आप ये जानते रहिए, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जंतु की संचलन गतियों गतियों में भाग लेती है। यानी जंतु जो जैसे कि हम है, हम चल फिर रहे हैं, तो हमारे चलने फिरने में भाग लेती है। जैसे कि समझिए कि हम किससे चलते हैं, हाथ से चलते हैं कि पैर से। तो जो चौपाया जंतु होते हैं वो सभी का इस्तेमाल करते हैं, 4 पैर होते हैं। हम लोग क्या हैं, 2 पाया जंतु हैं, हमारे पास 2 पैर हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पैरों से चलते हैं। लेकिन मान लीजिए बहुत दूर आपको कहीं जाना है, या आप कभी-कभी मेले वेले में कभी घूमने को चलते-चलते थक जाते हो, तो फिर क्या करते हैं, जहाँ कुर्सी देखते हैं वहां बैठ जाते हैं। फिर आपको घर जाना होता है, क्या होता है, आप अपना इच्छा करते हैं कि हमें घर है, तो फिर खड़े होते हैं और पैर अपने आप चलना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि आप नहीं चलना चाहते, आप बैठना चाहते हैं, तो पैर क्या करेगा, चलना बंद कर देगा। यानी सीधा सीधा ये क्या है, ऐच्छिक पेशी है जो आपके कहे अनुसार यानी आपकी इच्छा अनुसार काम कर रही है। अब इसमें क्या होता है, तेजी से संकुचन के कारण इसमें शीघ्र शीघ्र ही शांति भी हो जाती है। यानी क्या, ये तेजी से कॉन्ट्रैक्ट भी करता है और तेजी से क्या होता है, शीतल भी हो जाता है। मतलब जितनी, जैसे कि आप मान ली पैर अपने तरफ मोड़िए, तो वापस उसको अपनी अवस्था में सीधा लाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, तुरंत ही क्या करता है, तुरंत कॉन्ट्रैक्ट होता है और तुरंत क्या होता है, नॉर्मलाइज भी हो जाता है। अब इनके जो तंतु होते हैं वो ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र यानी कि वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम की तंत्रिकाओं से जुड़े हैं। अब वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है जहाँ पे ऐसी क्रियाएं सम्मिलित होती है जिसके ऊपर हमारा पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से अधिकार होता है। हम चाहेंगे तो करेंगे, हम चाहेंगे तो नहीं करेंगे, हमसे जबरदस्ती कोई नहीं करा सकता है, ठीक है। अगर आप चाहें कि आपको आज नहीं दौड़ना है, आप दौड़ के कवर नहीं करना चाहते, जैसे कि बारिश हो रही, कई लोग बारिश में दौड़ के शेड में चले जाते हैं कि भीगने से बच जाएं। लेकिन कुछ लोग होते हैं बारिश का लुत्फ चाहते हैं, वो नहीं दौड़ते हैं, वो आराम से पैदल पैदल भीगते हुए जाते हैं, चाहे कितनी भी बारिश हो। तो अपनी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। और कल पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं, ठीक है, ये सीधे क्या होती है, अस्थियों से जुड़ी होती है। क्योंकि जितनी भी चलने फिरने वाली चीज है, जैसे कि यहाँ ऊपर लिखा है कि तेजी से संकुचन के कारण इसमें शीघ्र ही श्रांति हो जाए। अब कंकाल पेशियां अगर सीधे अस्थियों से नहीं जुड़ी रहेंगी, तो तंत्रिका तंत्र यानी कि जो वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है, ये वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है, जब उन्हें आदेश देगा तो तुरंत वो काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट क्या होती है, ये कंकाल तंत्र यानी कि हड्डियों से जुड़ी होती हैं, ताकि जैसे ही आप चाहे आप अपने दिमाग को आदेश दें कि मुझे भागना है, तुरंत पेशियां काम हरकत करना शुरू कर दें और उसके साथ जुड़ी हड्डियां भी हरकत करना शुरू कर दें। जैसे कि पता, अगर आपको पता चले कि आप जा रहे कहीं गली से और कोई कुत्ता है, जो आवारा कुत्ता होते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको दौड़ाने के लिए आपको घूर रहा है आपके ऊपर, तो आप क्या करते हैं, तुरंत दौड़ना शुरू करना है आपको, या उनसे पीछा छुड़ाना है, या फिर या कोई आसपास पड़ा कोई डंडा तुरंत उठा के उनको डराना है। अब पता चला कि कंकाल पेशियां जो है वो सीधे अस्थियों से न जुड़े होकर किसी माध्यम के थ्रू जुड़ी हैं। तो नर्वस सिस्टम जब उसको आदेश देगा कि आपको कोई डंडा उठाना है या आपको अपने पैर से भागना है, तो वो आदेश पहुंचने में टाइम लगेगा, ठीक है। और जब आदेश पहुंचने में टाइम लगेगा, क्रियान्वयन यानी कि उसके कंप्लीट होने में भी टाइम लगेगा। तो पता चला कि जो कुत्ता हो तो आपको काट ही लेगा। इसलिए क्या होता है, जो कंकाल पेशियां होती है सीधे अस्थियों से जुड़ी होती हैं। अब इनके दोनों सिरे 2 भित्तियों से जुड़े रहते हैं, ठीक है। जो कि ये पेशी होती है कंकाल पेशियां,
इनके जो दोनों सिरे होते हैं वो दो भिन्न अस्थियों से जुड़े होते हैं। ठीक है, किसी विशेष पेशी के संकुचन करने पर लीवर की भांति एक अस्थि दूसरे अस्थि के समीप आ जाती है। यानी कि आप जब अपना हाथ एकदम सीधा रखिए, ठीक है, और फिर जब आपको क्या करना है, आपको अपने कंधे को छूना है, तो आपके हाथ कैसे होता है, कोहनी से मुड़ जाता है। और जो हाथ कोहनी से जो आपके पंजे की तरफ की हड्डी थी, ठीक है, जो रेडियो अनला होती है वो किधर आएगी, ह्यूमरस की तरफ आएगी। जो कोहनी के ऊपर वाली हड्डी होती है उसकी तरफ आएगी, खींचेगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये दोनों हड्डियां एक दूसरे के समीप आती हैं। ठीक है, कंकाल पेशियों की वजह से। ठीक है, दोनों अस्थियों के बीच की संधि इनके बीच के यानी कि फॉल्क्रम का कार्य करती है। अब दूसरी पेशी आती है रैखिक पेशियां, अनस्ट्राइब्ड मसल्स। अब इनको क्या कहते हैं, ये इनको चिकनी, ठीक है, या अनैच्छिक पेशियां भी कहें। ठीक है, इन्हें चिकनी या अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं, क्योंकि ये अनस्ट्राइब्ड होती हैं, ठीक है, स्मूथ होती हैं। ये आहार नाल, रुधिर वाहनों व अन्य अंतरांगों में पाई जाती हैं। आहार नाल जो होता है वो चिकना होता है। हमारी जो रुधिर की नलियां होती हैं, वाहिनियां होती हैं, यानी कि जो जहाँ से ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाता है या फिर वापस आता है। तो ब्लड शरीर में धमनियों से जाता है जिसे आर्टरीज कहते हैं, और शिराओं से वापस आता है हृदय में जिसे वेन कहते हैं। ठीक है, तो जो रुधिर वाहिनियां हैं, ब्लड कैपिलरीज है, वो भी क्या होती है ताकि उसमें ब्लड जो हमारा खून जो है वो आसानी से, मतलब बिना किसी ज्यादा घर्षण के एक स्थान से दूसरे स्थान तक एकदम फ्लो में पहुंच सके। और आहार नाल में भी ये होता है कि पूरा आहार नाल क्या होता है, अनस्ट्राइब्ड मसल्स का होता है, ताकि जो हम खाना खा रहे हैं वो आसानी से नीचे सरक सके, ठीक है, स्मूथ हो। और दूसरा ये कि ऐसा ना हो कि हम खाना खाएं और पेट में चला गया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है अनैच्छिक, ठीक है, अनैच्छिक मतलब क्या हुआ, इस पे आपकी इच्छा का कोई भी बस नहीं चलता है। ठीक है, आप इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जैसे कि मान लीजिए आपने एक बिस्कुट खा लिया, वो पेट में चला गया, लेकिन अगर आप इच्छा करें, ठीक है, कि अरे वो बिस्कुट मैंने खा लिया, टेस्ट मुझे नहीं पसंद आया, उसको बाहर निकालो पेट से। ठीक है, आप कितनी भी इच्छा जाहिर करें कि बाहर निकल जा, बाहर निकल जा, आप पूरा मंत्र पढ़िए, जाप कर पूजा कर लीजिए, लेकिन वो बिस्कुट क्या है, वापस मुंह के रास्ते तो बाहर नहीं निकलेगी, वो पचने के बाद एनस के रास्ते ही बाहर निकलेगा। तो यानी कि क्या, आपका उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। आप पेट में जो आहार नाल वाला जो सिस्टम है, पूरा जो आहार नाल है, ठीक है, उससे आपको कोई भी चीज मतलब आपके नियंत्रण में नहीं रहती है। उसी तरह जो रक्त वाहिनियां है, अब क्या है, हृदय ब्लड को पंप कर रहा है, जो हार्ट है वो ब्लड को पंप लगातार कर रहा है आर्टरीज में। ठीक है, अगर आप अब ये इच्छा करें कि नहीं मेरे एक हाथ की तरफ क्या हो, आर्टरीज की तरफ ना जाए ब्लड, ऐसा नहीं हो सकता, वो आर्टरीज की तरफ जाएगा ही जाएगा। इसमें देखिए जो अर्कित पेशियां होती हैं, इसमें संकुचन धीमी गति से है, अतः शांति भी विलंब से होती है। मतलब कि इसमें जो एक्शन होता है वो धीमी गति से होता है, ये जो एक्शन ये लेती है वो धीमे गति से लेती है। और जो लिया हुआ एक्शन भी है, ये इसको शिथिल करने में, सेक्शन को शिथिल करने में यानी कम करने में भी टाइम ज्यादा लगता है। अब ये क्या होता है, अस्थियों से इन पेशियों का कोई लगाव नहीं होता, पेशियां कहीं भी अस्थियों से नहीं जुड़ी होती हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी जो ब्लड वेन्स हैं, ब्लड आर्टरीज हैं, वो कहीं पे भी हड्डियों से नहीं जुड़ी हैं। ठीक है, और जो आपका आहार नाल है वो भी क्या है, कहीं पे भी हड्डियों से नहीं जुड़ा हुआ है। अब क्या है, अंतरांगों से संबंध होने के कारण इन्हें अंतरांग पेशियां भी यानी कि विसरल मसल्स भी कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये हो सकता है कि एग्जाम में अरेखित पेशियां ना पूछ के विसरल, ठीक है, विसरल मसल्स या अंतरांग पेशियां पूछ दें। तो आप ये याद रखना कि पेशियां जो होती हैं इसमें कई जो नाम है, इनके कई नाम जो है उनको याद रखना। जैसे कि रखित पेशियों को चिकनी पेशियां भी कहते हैं, अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं, तरांग पेशी भी कहते हैं। तो ये आप क्या करना, याद रखना। अब क्या होता है, इनमें स्वायत्त तंत्र का विन्यास होता है। क्या, इनका खुद का तंत्र का विन्यास होता है, खुद से काम करते हैं। इसको आपको देखने की यानी कि आपका जो मेन तंत्र है इसको मॉनिटराइज नहीं कर पाया। ठीक है, ये खुद से ही आप खाना खा लिए, खाना खाने के लिए आपको बस मुंह का आपका काम है, मुंह के बाद बाकी जो आहार नाल है वो अपना काम खुद करेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ना ही आप उसमें ऐसा कर सकते हैं कि पेट में वो आप स्टमक को बोले कि ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे दो,
ठीक है। इस तरह से आप कोई भी उस पे आपका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। ना ही ब्लड सप्लाई जो आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है ब्लड, उसमें भी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अब आती है तीसरी जो होती है वो हृदय या कार्डियक पेशियां होती हैं, जिन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं। अब ये क्या होती है? ये केवल हृदय में ही मिलती हैं तथा जीवन भर बिना रुके बिना थके काम करती हैं। ठीक है। अब कोई ये पूछे कि ऐसा क्यों होता है? देखिए, अब क्या होता है कि ये जो कार्डियक पेशियां होती हैं, ये मतलब संरचना में रेखित पेशियों की तरह होती है और कार्य में अरेखित पेशियों की तरह होती है, यानी इन दोनों का मिला जुला रूप होती है। ठीक है। कार्डियक पेशियां, इन कार्डियक मसल्स जो होती है, संरचना में रेखित पेशी की तरह होती है, तुरंत काम करती है और तुरंत क्या होती है, शिथिल पड़ जाती है। जैसे हृदय जब पंप होता है तो कितने जोर से पंप करता है? एक गुब्बारा लीजिए, उसको फूलिए पिचकाइए, फूलिए पिचकाइए, जितने जोर से आप फूलिए पिचका सकते हैं उतने उससे भी तेजी से वो क्या करता है, बहता धड़कता है। ठीक है। तो उसको तुरंत वाला एक्शन चाहिए। तो वो एक्शन कहाँ से मिलता है? कंकाल पेशियों से मिलता है। लेकिन उसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं होना चाहिए। पता चला आपको कोई गम आ गया, आप एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है, या फिर आपका कोई फोन चोरी हो गया, टूट गया, आपको बहुत ज्यादा सदमा लगा उस चीज का, तो पता चला आप कहे नहीं भैया आज अब दिल मत धड़को, अब हमको जीने की इच्छा नहीं है, अब हम चल रहे हैं इस दुनिया से। तो इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए क्या होती है, वो कार्य किस रूप में कर रेखित पेशियां के रूप में करती हैं, और लेकिन संरचना में किस तरह होती है, कंकाल पेशियों की तरह मजबूत होती हैं। ठीक है। अब ऐच्छिक या कंकाल पेशियों के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है। आइए एक एक करके इसके बारे में हम लोग देखते चलते हैं। अब इसमें लिखा है कि शरीर विभिन्न भागों में गतियां कंकाल पेशियों के कारण होती हैं। ठीक है। हम लोग जो भी हाथ पैर चलाते हैं, कूदते फांदते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, ये सारी चीजें क्या है, हमारे कंकाल पेशियों की वजह से होती है। हमारे शरीर में पेशी तंत्र अधिकांश भाग रेखित पेशियों का बना होता है, यानी कि हमारे जो पेशी तंत्र है, मस्कुलर सिस्टम है, उसमें ज्यादा भाग किसका बना है, ऐच्छिक या कंकाल पेशियों का बना है। अब कंकाल पेशियों को ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ये शरीर में अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। इन पेशियों के सिकुड़ने तथा फैलने से हम अपनी इच्छा अनुसार हाथ पैर हिला सकते हैं, जैसा कि पहले बता दी। अपनी आंखों को भी खोल और बंद कर सकते हैं। ठीक है। सिंपल इस तरह है इसका एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए कई लोगों को जो बचपन में डरावनी चीजें या हॉरर कोई सीरियल आ रहा है या भूत वाला कोई पिक्चर आ रहा है, उनसे बहुत डर लगता है, और कुछ कुछ लोगों को अभी भी लगता है। ठीक है। तो उस समय क्या होता है, जब भी कोई ऐसा कुछ आता है तो हम लोग क्या करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं कि नहीं हमें नहीं देखना है, हम डरेंगे नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, शायद बचपन में आपके साथ भी हुआ हो, तो आपको वहां से इसको पूर्व ज्ञान, बच्चों को जब भी आप साइंस में पढ़ाएंगे तो उनका जो विज्ञान है या फिर प्रैक्टिकल, दो चीजों से आप उनको बहुत अच्छे से साइंस का कोई भी टॉपिक समझा सकते हैं। और ऐसा पूर्व ज्ञान लीजिए जो उनकी डे टू डे लाइफ यानी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ हो। अब देखिए, ऐच्छिक पेशियां हाथ पैर, जबड़े, आंख, गर्दन तथा शरीर के अन्य स्थानों में पाई जाती है, यानी ये सारी ऐसी जगहों में पाई जाती है जो सारी चीजें के ऊपर आपका खुद का कंट्रोल हो। आप गर्दन अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, पैर अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जबड़ा अपनी मर्जी से चला सकते हैं, आंख, यानी कि जो भी चीजें जिसपे आपका कंट्रोल हो, आपकी कंट्रोल से वो चीजें आगे पीछे हिलती डुलती हो, वो क्या है, ऐच्छिक पेशियों में आती हैं। अब देखिए इसमें क्या आता है, कंडरा स्नायु यानी टेंडन और लिगामेंट। ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अस्थियों की संधियों पर होने वाली गतियां, ठीक है, या गतियां संधि करने वाले में लगी कंकाल पेशियों के द्वारा होती हैं। ठीक है। संधियों पर अस्थियों को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए, यानी संधि कहाँ, यानी जहाँ पे दो अस्थियां एक साथ जुड़ रही हैं, अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए लचीले ऊतक से बने स्नायु, जिसे क्या कहते हैं, लिगामेंट्स, ठीक है, होते हैं। ये अस्थियों के संधि तलों को साथ साथ बांधे रखते हैं। कंकाल पेशियां कंडराओं यानी टेंडोन्स द्वारा अस्थियों से जुड़ी होती हैं। ये जो कंकाल पेशियां होती हैं, ये टेंडोन यानी कंडराओं के द्वारा कहाँ जुड़ी होती हैं, अस्थियों से जुड़ी होती हैं। ठीक है। कंडराएं श्वेत रेशेदार संयोजी ऊतक है। एक और तरल संयोजी ऊतक है जो मैंने पहले पढ़ा दिया है, अगर आपको याद हो तो उसका आप कमेंट में आंसर लिखना, तरल संयोजी ऊतक और एक है, ठीक है, उसका क्या नाम है। तो कंडराएं श्वेत रेशेदार संयोजी ऊतक के कोलेजन रेशो यानी कि कोलेजन फाइबर की बनी होती हैं। कंडराएं यानी कि टेंडॉन्स कंकाल पेशियों के सिरे पर स्थित होती है, यानी कि जो दो सिरा होगा पेशियों के उसके सिरे पर स्थित होंगी।
इस प्रकार की पेशियों की उत्पत्ति किसी एक अस्थि पर होती है और इनका यानी एक एक सिरे पे चलेंगी और जैसे मान लीजिए आपकी आपका एक हड्डी है कि एक सिरे पर ये उत्पत्ति होगी, यानी एक सिरे से ये बनेगी और दूसरी हड्डी पे जिस पे जाके इसको जोड़ना है उस पे जाके क्या होगा, इसका निवेशन यानी कि खत्म होगा वहां पे दूसरी हड्डी पे। ठीक है। अब रेखित पेशियों का अस्थियों से जोड़ना, इसके बारे में देख लेते हैं। रेखित या कंकाल पेशियां एक या दो सिरों द्वारा एक या एक से अधिक अस्थियों से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक पेशी का मध्य भाग फूला हुआ होता है, इसे बेली कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख लो, आप अपना हाथ मोड़ो, ठीक है, क्या करते हैं, पंजे को अपने कंधे की तरफ लाओ, देखो जो बीच वाला आपका जो कोहनी से ऊपर वाला भाग है कंधे की तरफ में, बीच में वो फूल जाता है। ठीक है, इसे बेली कहते हैं। इसके दो सिरों पर टेंडोन होता है। ठीक है। प्राय प्राय पेशियों का एक सिरा अचल अस्थि यानी कि क्या, जो घूम फिर नहीं सकती उस अस्थि से जुड़ा होता है, प्राय ऐसा होता है। ठीक है। इसे उद्गम या मूल सिरा कहते हैं। ऐसी देखिए कंकाल पेशी जहां वह सिरा जो प्राय इमूवेबल होता है यानी कि अचल होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उद्गम या मूल सिरा कहते हैं। यहीं से क्या होती है, कंकाल पेशियां निकलती हैं। पेशी का दूसरा सिरा चल यानी कि जो अस्थि मूव कर सकती है, जो वो मूव कर सकती है, उससे जुड़ा होता है। इस निवेशन कहते हैं यानी इंसर्शन, यानी जहां पे जाके वो इंसर्ट हो रही है। एक पेशी में एक से अधिक अधिक उद्गम व निवेशन भी हो सकते हैं, यानी कि एक जो कंकाल पेशी है उसमें वो ऐसे मतलब कई ऐसी जगहों से निकली हो सकती है जो इमूवेबल हो, और कई ऐसे जगहों पे यानी ऐसे बोन्स पे जाके जुड़ी हो जो कि मूवेबल, एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है। प्राय ऐच्छिक या रेखित पेशियां जोड़ों में अस्थियों से जुड़ी हुई है, यानी जोड़ कहाँ है, आपका कोहनी का जोड़ है, आपका कलाई का जोड़ है, कंधे का जोड़ है, घुटने का जोड़ है, कूल्हे का जोड़ है। ठीक है। ये यहाँ पे हमारी ऊपरी बाहु में द्विशीर्षक या बाइसेप्स, ठीक है, जो लड़के लोग होंगे बाइसेप्स अच्छी तरह से जानते होंगे, और त्रिशीर्षक यानी कि ट्राइसेप्स होते हैं। ठीक है। ऊपर की बाजू यानी कि क्या, कंधे से जो कोहनी के बीच वाली बाजू है उसके बारे में बात हो रही है। ऊपर की ओर बाइसेप्स पेशी दो कंडराओं टेंडोन द्वारा स्कैपुला से तथा नीचे की तरफ एक कंडरा द्वारा यानी टेंडोन से अग्रबाहु की रेडियस अस्थि से जुड़ी होती है। अग्रबाहु मतलब क्या, कौन से जो पंजे की तरफ जा रही है हड्डी हमारे, जिसमें रेडियस और अल्ना होती है, इससे जुड़ी होती है। यह एक अकोचनी यानी कि फ्लैक्सर पेशी है। फ्लैक्सर पेशी का काम क्या होता है, ये अभी हम लोग आगे भी इसको देंगे सारी पेशियों का काम। फ्लैक्सर पेशी की तरह काम क्यों कैसे करती है, यानी कि क्या करती है, जैसे आप अपने हाथ को अपने समीप ला सकते हैं अपने बॉडी के, और अपनी बॉडी से फ्लैक्स यानी दूर ले जा सकते हैं। ठीक है। ट्राइसेप्स पेशी बाहु के निचले भाग में होती है। यह ऊपर की ओर तीन कंडराओं द्वारा स्कैपुला से तथा नीचे की तरफ एक कंडरा यानी टेंडोन द्वारा अल्ना से जुड़ी होती है। यानी कि जो ट्राइसेप्स होती है वो अल्ना से जुड़ी होती है, और जो बाइसेप्स होती है वो किससे जुड़ी होती है, रेडियस से जुड़ी होती है। इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा लेकिन आप इसको जानते रहिए। ठीक है। और ये जो इस अल्लाह से जुड़ी हुई ये अभी है, ठीक है, इसको यह एक प्रसारणीय पेशी है। ठीक है। ये क्या करती है, प्रसारण यानी एक्सटेंशन वाली पेशी है, एक्सटेंशन का काम करती है। इसी प्रकार मनुष्य के टांगों में अकोचनी पेशी होती है। यानी देखिए, एक होती है शरीर के समीप लाने वाली पेशी, यानी कि जो अंग है या आपका जो बोन है उसको शरीर के पास ले आए, और एक पेशी होती है जो वो काम करती है तो वापस से वो अंग क्या होता है, शरीर से दूर जाता है। तो जो अकोचनी पेशी होती है वो अंग को शरीर के पास लाने का काम करती है, और जो प्रसारणी पेशी होती है वो अंग को शरीर से दूर ले जाने का काम, या फिर उसको उसकी जो पहले से अवस्था थी उसमें ले जाने का काम करती है। ठीक है। तो इसी प्रकार मनुष्य की टांग में क्या होती है, कोचनी यानी फ्लेक्सर पेशी होती है तथा प्रसारणी पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है। अब ये देखो गैस्ट्रोनीमियस पेशी, ठीक है, ये क्या होती है, टिबियोफिबुला की निचली सतह से जुड़ी रहती है। टिबियोफिबुला कहाँ होता है, टिबियोफिबुला आपका घुटने के नीचे का जो हिस्सा होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, टिबियोफिबुला कहते हैं। यहाँ पे होता है, जहाँ पे देखिए मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, ये जो टिबियोफिबुला यहाँ पे होता है। ठीक है। अब देखते हैं इसकी ऊपरी यानी कि ऊपरी टेंडोन फीमर अस्थि के साथ जुड़ी होती है।
ठीक है, फीमर अस्थि के निचले सिरे से जुड़ी होती है तथा टिबियो फिबुला के ऊपरी सिरे से जुड़ी होती है। देखिए फीमर अस्थि यहाँ पे है। देखिए फीमर अस्थि सबसे बॉडी की सबसे लंबी अस्थि होती है जो जांघ की होती है। इसके निचले सिरे से यहाँ से होती है। ठीक है, यहाँ पे फीमर है और नीचे क्या है आपका टिबियो फिबुला है। इसके ऊपरी सिरे से निचला सिरा कहाँ है पंजे की तरफ और ऊपरा सिरा कहाँ है यहाँ। ठीक है, घुटने की तरफ। तो यहाँ से क्या होती है जोड़ी होती है तथा इसकी निचली कंडरा जिसे टेंडन या एसिलस कहते हैं पैर में तल से जुड़ी रहती है। ठीक है, कभी कभी देखिए अगर यहाँ पीछे यहाँ जो जांग की जो नसें होती हैं यहाँ पे खिंच जाती हैं तो हमारे तलवे में दर्द होने लगता है, तलवे में भी नसें खिंचती हैं, इसी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो पैर में तलवे जुड़ी रहती हैं। इस पेशी में संकुचन से इस पेशी की लंबाई कम हो जाती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप टांग सीधी हो जाती है। अगर आपने टांग मोड़ रखी है तो वो अपने आप सीधी हो जाएगी और संकुचन होने पैर मुड़कर अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। अब कार्य के आधार पर पेशियों का वर्गीकरण करते हैं, यानी और जो पेशियां होती हैं अलग अलग पेशियां वो कार्य के आधार पर उनका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कार्य के आधार पर पेशियां कितने तरह की होती हैं। तो कार्य के आधार पर पेशियां होती हैं टोटल देखिए 10 तरह की। ठीक है, इसमें से एक एक करके बात करते हैं। अकोचनी या इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सर। ठीक है, अकोचनी या फ्लेक्सर मसल्स इन पेशियों के सिकुड़ने से जो इससे जुड़ी हुई हड्डी होती है अंदर या पीछे की ओर खींचती है जिससे कि दोनों अस्थियां समीप आ जाती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दोनों अस्थियां लिखा है ये दोनों अस्थियां कैसे हैं कि आपको मालूम है कि जो पेशियां होती हैं उनका एक सिरा एक पेशी से और दूसरा सिरा दूसरे पेशी से दूसरी हड्डी से सॉरी पहला सिरा एक दूसरी हड्डी से और दूसरा जो उसका लास्ट वाला सिरा है वो दूसरी हड्डी से जुड़ा होता है ताकि जब वो पेशी कॉन्ट्रैक्ट हो या रिलैक्स करे तो जो हड्डी है जिससे वो जुड़ी हुई है ठीक है वो हड्डियां क्या हो आगे पीछे या रिलैक्स पोजीशन में पहुंचे। रुकिए मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ मार्कर। ठीक है, तो इन पेशियों के सिकुड़ने से संबंधित अस्थि अंदर या पीछे की ओर खिंचती है जिससे दोनों अस्थियां समीप आ जाती हैं और उनके बीच का कोण कम हो जाता है। जैसे कि आप समझिए आपकी हथेली हथेली को अगर आप अपने मुंह की तरफ लाएंगे तो पहले आप अपना हाथ सीधा रखिए तो 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा, यानी कंधे से लेकर जो आपका हथेली का है वो 180 एकदम सीधी एक रेखा बन रही है एकदम सीधा। लेकिन जैसे जैसे उसको हथेली को आप अपने कंधे की तरफ लाएंगे अपनी बॉडी की तरफ लाएंगे तो देखिए कोण क्या होगा कम होने लगेगा। ठीक है, आपकी बॉडी की तरफ आपका हाथ आ रहा है कोण कम हो रहा है। ठीक है, आप पैर को भी क्या कर सकते हैं पैर को आगे से तो नहीं सिकोड़ लेकिन पीछे से पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं। तो अगर पैर अगर एकदम सीधा रखे हैं आप सीधे खड़े हैं तो उस समय पैर की जो ज्वाइंट है वहां पे कितना 180 डिग्री का कोण बन रहा है। लेकिन अगर आप पीछे की तरफ पैर ऊपर उठाते हैं घुटने से ऊपर की तरफ उठाते हैं तो फिर वहां पे क्या होगा जो फीमर है और जो नीचे की टिबियो फिबुला है ठीक उन दोनों के बीच का जो कोण है वो क्या होगा कम होने लगेगा। ठीक है, उसी तरह दूसरी पेशी की बात कर लेते हैं। दूसरी पेशी है प्रसारणी। ठीक है, या एक्सटेंसर। ठीक है, एक्सटेंशन मसल्स। अब जैसा कि नाम से ही पता है ये एक्सटेंड करती है आगे की तरफ या पीछे की तरफ बढ़ाती है। ठीक है, तो इन पेशियों से सिकुड़ने संबंधित संरचना आगे या बाहर की ओर धकेली जाती है जिससे वह अपनी पूर्ण स्थिति में आ जाती है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये देखिए अब जब ये हाथ सीधा है तो इस समय एक्सटेंशन मसल्स काम कर रही है इसको हाथ को सीधा करने में पहले की स्थिति में लाने में। ठीक है, अब ये हाथ को आप मोड़ के अपने कंधे की तरफ ले जा रहे हैं तो ये जो यहाँ का बीच का कोण है ये कोण क्या हो रहा है कम हो रहा है। ठीक है? ये बीच का कोण क्या हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है। हम यहाँ मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। हाँ, बीच का कोण यहाँ पे देखिए ये बीच का कोण क्या हो रहा है कम हो रहा है। और ये देखिए ये हाथ जब सीधा जा रहा है तो इसका कोण दूसरा है और यहाँ जब हाथ मुड़ रहा है तो ये कोण क्या है दूसरा है। ठीक है, तो जब हाथ मुड़ रहा है उस समय कौन सा काम कर रहा है उस समय काम कर रहा है अकोचनी पेशी। ठीक है, अकोचन फ्लेक्सर पेशियां। और जब हाथ सीधा हो रहा है अपनी पूर्व स्थिति में आ रहा है तो उस समय कौन काम कर रहा है प्रसारणी या एक्सटेंशन पेशियां काम कर रही हैं। अब देखते हैं अपवर्तनी एबडक्टर अपवर्तनी या एबडक्टर पेशियां। अब सॉरी ये ऊपर नीचे जा रहा है क्योंकि मैं इसको माउस से चला रहा हूँ और अभी उतना अभ्यस्त नहीं हूँ।
तो इसके लिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको कहते हैं एडेक्टर मसल्स कहते हैं। अब इन पेशियों के सिकुड़ने से संबंधित अस्थि मध्य रेखा से दूर जाती है। मध्य रेखा यानी कि क्या, जो आपकी एक्सिस है उससे दूर जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एबडक्टर, ये देखिए एबडक्शन मसल्स का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। अब इसमें क्या है, जो हड्डी है देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये दूर की तरफ जा रही है। अब मध्य रेखा क्या है, ये जो सर से सीधे ऐसे से नीचे आई है एकदम, ये सीधे, ये आपकी एक्सिस है मध्य रेखा। अब इससे अपना हाथ आप क्या कर सकते हैं, जब सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं तो हाथ सीधा ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे होता है। आप क्या कर सकते हैं, अब एबडक्टर मसल्स की सहायता से आप हाथ को अपने मध्य रेखा से दूर, यानी कि ऐसे सीधा भी कर सकते हैं इधर दोनों तरफ। ठीक है, जब हम लोग पीटी करते हैं सुबह, हम लोग डाइट में क्या करते हैं, सुबह प्रांगण में पीटी करते हैं, तो उस समय क्या होता है, एक जो पीटी होती है जिसमें हाथ और पैर दोनों फैलाते हैं। अब फिर क्या कर सकते हैं, हम फैलाएंगे जब दूर की तरफ, तो क्या मध्य रेखा से दूर ले जा रहे हैं, तो वहां पे कौन सी मसल्स काम कर रही है, एबडक्टर मसल्स काम कर रही है। फिर आती है अभिवर्तनी, ठीक है, या एडेक्टर मसल्स। ठीक है, अब ये क्या करती है, ठीक इसका उल्टा करेगी। ठीक है, इसका उल्टा ठीक ये अभिवर्तनी करेगी। ये क्या करेगी, जो मध्य रेखा से दूर हड्डी गई हुई है, जो अंग दूर गया हुआ है, उसको वापस कहाँ लाएगी, मध्य रेखा की तरफ लाएगी। इनके से कोई संबंधित अस्थि मध्य रेखा की ओर खिंच जाती है। फिर आती है घूर्णी या रोटेटर। जो भी हड्डी हम रोटेट कर सकते हैं वो क्या होती है, वो घूर्णी या रोटेटर होती है। इसके सिकुड़ने पर संबंधित अस्थि अपनी दूरी पर घूमती है, जैसे कि आपकी कलाई की हड्डी। फिर उन्नयनी या लिवेटर मसल्स होती हैं। यह संबंधित अस्थि या अंग को ऊपर की ओर उठाती है। जैसे कि अगर आपको फुटबॉल पे किक मारना है तो आप पैर क्या करो, आगे से ऊपर की तरफ उठाते हो। ठीक है, इस तरह से ये काम करती है। फिर अवनयनी जो होती है, ये ठीक उन्नयनी का उल्टा काम करती है। ये संबंधित अंग को जब ऊपर उठा लिया है, अब वापस से पैर को अपनी स्थिति में जाना है, तो हड्डियां अपने से नहीं जा सकती हैं, उसके साथ जो पेशियां जुड़ी हैं, मसल जुड़े हैं, वही जाएंगे। तो अब नैनी पेशी क्या होती है, डिप्रेसर पेशियां होती हैं। ये क्या करती है, डिप्रेस, वापस से उस अंग क्या करती है, नीचे की ओर लाती हैं। जैसे आपने पैर से फुटबॉल मारा तो वापस से पैर कहाँ आएगा, वापस जमीन पे आएगा। फिर होती है अचानक या टेंसर पेशियां। अब देखिए इनके सिकुड़ने से संबंधित रचना में अधिक तनाव या खिंचाव आ जाता है। ठीक है, जैसे कि अब देखिए अनातव ये में क्या होती है, जैसे कि आप ये कर सकते हैं, अपने जो जबड़े की पेशियां हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, उस पे खिंचाव डाल के आप जोर से चिल्लाते हैं। ठीक है, फिर उन्नातानी यानी कि सुपीनेटर, ये क्या करती है, इनके सिकुड़ने से संबंधित संरचना में अधिक तनाव या खिंचाव आ जाता है। ठीक है, फिर होती है अवताननी या प्रोनेटर। प्रोनेटर्स क्या करती हैं, हथेली की नीचे की ओर घुमाती हैं। ठीक है, आपकी हथेली है, आप हथेली को क्या कर सकते हैं, नीचे की तरफ घुमा सकते हैं, ऊपर की तरफ घुमा सकते हैं, इसी की वजह से। ठीक है, अब देखिए आते हैं, बात करते हैं कंकाल पेशियों की गतियां, मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। मैं यहाँ से मार्कर ले रहा हूँ पेन की जगह। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। अब देखिए इसमें क्या है, शरीर के विभिन्न भाग पेशियों के संकुचन से गति करते हैं। ठीक है, पेशी संकुचन द्वारा शरीर के एक भाग क्या करती, खींचती है, किंतु उस भाग को उसका सामर्थ्य में भेज नहीं सकती। यानी कि जो ऊपर जितनी भी पेशियां हैं, इनका जो काम है, अब जैसे फ्लेक्सर पेशी का काम क्या है, दो अस्थि के बीच के कोण को कम करना। लेकिन अगर वापस से उसी दो अस्थियों को अपनी पूर्वावस्था में जाना हो, तो वहां पे फ्लेक्सर पेशियां काम नहीं आएंगे, वहां पे कौन सी काम आएगी, एक्सटेंशन पेशियां काम में आएगी। वही चीज यहाँ पे कही गई है कि ये क्या कर सकती है, उसको सामान्य अवस्था में भेज नहीं सकती। इसी कारण समस्त रेखित पेशियां विरोधी पेशियों के रूप में काम करती है। यानी कि ये देखिए अकोचनी की यानी फ्लेक्सर पेशियों का विरोधी कौन है, एक्सटेंशन पेशियां हैं। ठीक है, एबडक्टर का कौन है, एटर मसल्स है। ठीक है, फिर देखिए लिवेटर का कौन है, डिप्रेसर है। ठीक है, फिर इसी तरह से सारी क्या है, एक दूसरे की विरोधी हैं। तभी क्या होती है, एक एक काम करती है तो दूसरा क्या करती है, उसको वापस से पुनः उसकी अवस्था में लाती है। अब देखिए विरोधी पेशियां क्या होती हैं, एंटागोनिस्टिक कहते हैं, विरोधी को इंग्लिश में कहते हैं एंटागोनिस्टिक। ठीक है, कंकाल पेशियां परस्पर विरोधी जोड़ों में विन्यासित होती हैं। यानी कि जोड़, विरोधी जोड़ मतलब क्या, अगर जहां पे एक हड्डी पे अगर वहां पे क्या है, अगर वहां पे अकोचनी पेशी लगी है, तो वहां पे क्या होगी, एक प्रसारणी पेशी भी लगी होगी। तभी यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंकाल पेशियां विरोधी जोड़ में विन्यासित होती हैं। एक संधि के साथ दो प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो एक दूसरे के उल्टा काम करती हैं। जैसे कि अभी मैंने ऊपर बताया, अगर एक पेशी के किसी अंग को एक ओर खींचना है, तो इसकी जोड़ीदार पेशी अंग को वापस विरोधी दिशा में खींचती है।
जैसे अकोचनी प्रसारणी। देखिए मैंने ऊपर जो बताया वही चीज, पेशी युगल यानी कि है क्या, पेशी युगल मतलब क्या, इसका जोड़ा। फिर अपवर्तनी अभिवर्तनी पेशी होती है, फिर उन्नयनी अवनयनी पेशी होती है। तो देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि अकोचनी की विरोधी पेशी कौन सी है, वहां पे यानी फ्लेक्सर की विरोधी पेशी कौन सी है। अब वहां पे दे देगा, अपवर्तनी भी दे देगा, अभिवर्तनी भी दे देगा, उन्नयनी भी दे देगा, प्रसारणी भी दे देगा। तो आपको क्या टिक करना है, प्रसारणी। तो यहाँ पे विरोधी पेशी का नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये पेशी अब क्या काम करती है ये भी याद रखना। अब देखिए अकोचनी पेशी का मैंने बताया था कि ये दो हड्डियों के बीच के एंगल को कम करती है, कोण को, और ये वापस क्या करती है, पुनः उसको उसकी सामान्य स्थिति में लाती है, ठीक है। अब जब इनमें से एक पेशी सिकुड़ती है तो दूसरी पेशी क्या करती है, शीतलन अवस्था में होती है। और जब दूसरी पेशी सिकुड़ती है तो पहली पेशी शीतलन अवस्था में होती है। अब देखिए नोदन यानी क्या, प्रपल्शन, शरीर को आगे की ओर नोदन यानी धकेलने या बढ़ाने के लिए अकोच या प्रसारणी पेशी की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। अब ये क्या करती है, जैसे कि आपको पैर से चलना है तो पैर क्या करते हैं, हम लोग उठा उठा के चलते हैं, सीधा सीधा पैर उठाते हैं तो क्या करते हैं, एक कूल्हे की जो हड्डी और पैर की जो हड्डी इसके पीछे कोट को क्या करती है, कम जाती रहती है। उदाहरण के लिए पश्चिमाद यानी कि क्या, नीचे की हड्डी जो पैर की हड्डी होती है पश्चिमाद, ठीक है। ये लंबी अस्थियां लीवर या उत्तोलक का कार्य करती हैं, जो इन पेशियों के सिकुड़ने पर आगे पीछे की ओर होती हैं। चलते समय टांग भूमि को नीचे की ओर और पीछे की ओर दबाती है, तो उस दाब के बराबर का टांग में से होकर कशेरुक दंड तक पहुंचता है, यानी कि हमारे वर्टिबल कॉलम तक पहुंचता है। इस दाब के प्रभाव से टांग आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है। तो आई होप आपने सब चीज यहाँ पे जान लिया होगा, ठीक है। उससे संबंधित ये फिगर है, ये फिगर यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं, इसे भी जाने। पेशियां पेशी तंतु की बनी होती है, यानी कि मसल फाइबर की बनी होती है, फाइबर मसल, ठीक है। प्रत्येक पेशी तंतु एक पेशी कोशिका को निरूपित करती है। पेशी तंतु पुलों यानी बंडलों में विन्यासित होते हैं, ठीक है। इसे भी जाने, देखिए पेशियों में दो प्रकार के तंतु होते हैं। पहला होता है जो हल्के रंग के लंबे व मोटे शीघ्रगामी तंतु यानी कि फास्ट फाइबर्स। इसके संकुचन बहुत थोड़े समय के लिए होता है तथा ये जल्दी थक जाते हैं। जल्दी काम करना व तेजी से दौड़ना इन्हीं के द्वारा होता है। जैसे आप तेजी से आपको दौड़ना हो तो आप ज्यादा देर तक बहुत फास्ट रन नहीं कर पाएंगे। आप ये तो है कि आप तुरंत फास्ट रन कर सकते हैं लेकिन ज्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, तुरंत एकदम क्विक, तुरंत हुआ तुरंत खत्म हो जाता है, तुरंत थक जाता है, ठीक है। फिर होता है छोटे पतले तथा लाल रंग के मंद गति वाले स्लो फाइबर्स। अब इनमें संकुचन धीरे धीरे और लंबे समय तक होता रहता है, ठीक है। तो जो भी पेशी है, अगर उस पेशी में, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी पेशी है अगर उस पेशी में संकुचन और शीतलन बहुत तेजी तेजी से होता है, यानी अगर संकुचन तेजी से होगा तो शीतलन भी तेजी से होगा, और अगर संकुचन धीरे धीरे होगा तो उसका प्रभाव भी क्या होगा, बहुत देर तक बना रहेगा। वही चीज यहाँ पे है कि धीरे धीरे काम करना, मुद्रा जैसे योगा करते हैं मुद्रा बनाए रखना, ठीक है, इन्हीं तंतुओं के कारण, इनके संकुचन के कारण होती है। अब देखिए वही हुआ है कि श्वेत केशिका तथा लाल कोशिका, यानी श्वेत तथा लाल पेशी तंतुओं में अंतर, यानी यहाँ पे श्वेत कौन सा था, देखिए फास्ट फाइबर श्वेत था और स्लो फाइबर क्या था, रेड वाला था। तो ये वही यहाँ पे है, डिफरेंस बिटवीन व्हाइट एंड रेड मसल फाइबर। देखिए श्वेत पेशी तंतु क्या होते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। श्वेत पेशी तंतु ये मोटे होते हैं, ठीक है। इनका रंग हल्का लाल होता है, इनमें संकुचन तीव्रता से होता है, इसमें मायोग्लोबिन का अभाव होता है। ये तंतु ऑक्सीजन संचित रखने में समर्थ नहीं होते, इसलिए क्या होते हैं, तेजी से काम करते हो तुरंत थक जाते हैं, इनके पास ऑक्सीजन ही संचित नहीं रख सकते। और हमको मालूम है कि हमारी बॉडी में हम जो रिस्पायरेशन करते हैं, जो श्वसन करते हैं, तो उसके दौरान एटीपी टूटती है। तो जिस अंग में या जिस पेशी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बाइंड करने की क्षमता होगी, वो ज्यादा लंबे समय तक काम कर पाएगी, थकेगी नहीं, उसको एनर्जी उतनी मिलेगी। अब देखिए श्वेत पेशी तंतुओं को O2 प्राप्त नहीं होती, ये अवायवीय ऑक्सीकरण करते हैं, ठीक है। अवायवीय ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड से फिर हमें दर्द होने लगता है और फिर हम लोग काम करना बंद कर देते हैं। श्वेत पेशी तंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी कम होती है।
जाहिर सी बात है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी तो इनको एनर्जी ज्यादा मिलेगी और ज्यादा देर तक काम करेंगे। लेकिन ऊपर क्या लिखा है, इसमें संकुचन तीव्रता से होता है, इसके ऊपर भी मैंने बताया है जब इसको डिस्कस कर रहे थे कि बहुत तेजी से थक जाती हैं, इसीलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होना लाजमी है। अब इनमें अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब देखिए वही चीज यहाँ लिखा है कि इनमें लैक्टिक अम्ल उत्पादन होता है और संचित रहता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल जब भी बनता है तो क्या होता है, हमारी पेशियों में, मसल्स में क्या होता है, दर्द होता है। इनमें लगातार संकुचन से शांति उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आते हैं लाल पेशियों के बारे में बात कर लेते हैं। ये अपेक्षाकृत पतले होते हैं। किसके अपेक्षाकृत? श्वेत पेशी तंतु के अपेक्षाकृत। इनका रंग गहरा लाल होता है। इनमें संकुचन धीमी गति से होता है, इसीलिए रिलैक्सेशन भी क्या होगा, धीमी गति से होगा। मतलब काम भी इनमें धीरे धीरे होगा और इसका प्रभाव भी क्या होगा, लॉन्ग लास्टिक रहेगा। इनका रंग मायोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है, अब पता चल गया कि इनका रंग क्यों गहरा लाल होता है, मायोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, और मायोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन संयुक्त होकर ऑक्सी मायोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन संचित रखता है। पेशियों में जब ऑक्सीजन संचित रहेगी तो उसमें एनर्जी भी उसको मिलेगी, एटीपी का टूटेगा भी और एनर्जी भी अच्छी खासी। जब पेशी संकुचन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तब इनसे ऑक्सीजन मुक्त होती है। किनसे? ऑक्सी मायोग्लोबिन से ऑक्सीजन मुक्त होती है। इनमें श्वेत पेशियों की अपेक्षा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। इनमें O2 तथा माइटोकॉन्ड्रिया के कारण वायवीय ऑक्सीकरण संभव होता है। अब ये वायवीय उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, अतः लैक्टिक अम्ल कम मात्रा में उत्पन्न होता है और ये बिना शांति के लगातार संकुचन करने में समर्थ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो आप चाहे तो इसका एक उत्तर लिख के आप मुझे गूगल क्लासरूम पे डाल सकते हैं कि पेशियों में गति किस प्रकार होती है। ठीक है, इसका विस्तृत वर्णन करिए और चाहे तो आप छोटा सा एक वीडियो क्लिप बना के भी मुझे गूगल क्लासरूम पे दे सकते हैं आपको। लेकिन अगर आपके पास स्टेशनरी की दिक्कत है, पेन की दिक्कत है, तो आप अपना वॉइस नोट में भी आप वॉइस क्लिप भी भेज सकते हैं, वीडियो क्लिप भी छोटा सा भेज सकते हैं, ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट का। ठीक है, पीछे कितने प्रकार की होती हैं आपको बता ही दिया, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, चलिए ये सब आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब सीधे बात करते हैं, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स घेरे में रहती है। ठीक है, किसके घेरे में रहती है, यहाँ पे आपको बताना है कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स रहती है, किसे घेरे रहती है। रेडियस को घेरे रहती है, अल्ना को घेरे रहती है, ह्यूमरस को घेरे रहती है कि फीमर को। तो देखिए बाइसेप्स पहले होता कहाँ है, बाइसेप और ट्राइसेप्स कंधे से नीचे वाली जो हड्डी होती है, कोहनी के बीच में जो होती है उसमें होता है, और वहां पे एक ही हड्डी होती है, ह्यूमरस। ठीक है, तो क्या होती है, इसको घेरे रहती है। ठीक है, पेशियां बनी होती हैं। अब देखिए तंतु की यानी फाइबर की बनी होती है, पेशियल तंतु की, ये गलत, यहाँ पे पेशीय तंतु की होना चाहिए। ठीक है, कार्टिलेज की, ये रक्त की, तो रक्त हो नहीं सकता, कार्टिलेज हो नहीं सकता, तंतु खाली फाइबर की नहीं हो सकती, इसलिए क्या है, मसल फाइबर की बनी होती है। सही ऑप्शन क्या आएगा, पेशीय तंतु इसका सही ऑप्शन होगा। फिर यह है क्वाड्रिसेप्स गैस्ट्रोनीमियस पेशियां विद्यमान होती हैं। ठीक है, गैस्ट्रो मतलब क्या है, गैस्ट्रोनीमियस। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, अब ये बताइए। क्वाड्रिसेप्स गैस्ट्रोनीमियस पेशियां विद्यमान होती है, हाथ में होती हैं, पैर में होती हैं, कि कंधे में होती हैं, कि कलाई में होती हैं। ठीक है, अब ये आप मुझे बताना। ठीक है, इसके बाद तो पाचन तंत्र आ गया, इसमें बहुत कम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन आप वीडियो देखना और फिर मुझे बताना ये कहाँ पे होता है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, आप इसको बताना। चलिए आज का वीडियो तब यहीं पे खत्म करते हैं, कल के कुछ वीडियो में हम कुछ और नया लाएंगे। तो मिलते हैं कल तक की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना पूरा ध्यान रखिए, घर पे रहिए, लॉकडाउन को पूरा फॉलो करिए।